नमस्कार। रेनेसा के एपिसोड 11 में आपका स्वागत है। जिन कुरीतियों के बारे में हम पिछले कुछ दिनों में लगातार बात करते रहे हैं, उन्हीं में से एक के मुताबिक 11 का अंक बड़ा शुभ होता है और आज 11वां एपिसोड है। तो मजाक तो मजाक है खैर, लेकिन आप सबका स्वागत है। आप सब लोग लगातार देख रहे हैं हमारे एपिसोड्स। हमारे साथ प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी हैं और हम बात कर रहे हैं, ये तीसरा एपिसोड है जिसमें मराठा नवजागरण या मराठी नवजागरण, सॉरी मराठा बोल दिया मैंने, मराठी नवजागरण जिसे कहते हैं, महाराष्ट्र में जो रेनेसांस का पीरियड है, और हम बात कर रहे हैं ज्योतिबा फुले की। आज ज्योतिबा फुले के इस तीसरे एपिसोड में, या ये कहें कि इस चैप्टर के तीसरे पन्ने में, प्रोफेसर जो है आप सबसे बात करेंगे ब्राह्मणवाद, ज्योतिबा फुले, राजसत्ता और उसके बीच उनका जो पूरा अंतर्विरोध है, उनके खुद के जो अंतर्विरोध है, जिसे हम कन्फ्लिक्ट विद इन द माइंड और विद इन द अंडरस्टैंडिंग के तौर पे हम सोसाइटी में देखते हैं कि जैसे किसी एक चीज़ को लेके मेरी राय बहुत आर्टिकुलेटेड और बहुत सुस्पष्ट हो सकती है, पर हो सकता है उसका जब मैं दूसरी चीज़ों से अंतर संबंध तोलने चलूँ तो मैं उतना स्पष्ट ना हो पाऊँ। जैसे कि हम में से तमाम लोग लोकतंत्र तो चाहते हैं, समानता भी चाहते हैं, पर हम लोग पूंजीवाद के भी साथ हैं। ये एक अंतर्विरोध है। ऐसे ही कुछ अंतर्विरोध ज्योतिबा फुले के भी थे, किसी के भी हो सकते हैं। और हमने जैसा कि कहा कि हम किसी की भी व्यक्ति पूजा जैसी चीज़ हम नहीं करने वाले हैं। तो प्रोफेसर आपका बहुत स्वागत है एक बार फिर से, जो लोग देख रहे हैं उनका स्वागत है। और मैं बस ये प्रेमाइस चूंकि मैंने रख दिया है, अब मैं जाता हूं और आप लोगों को छोड़ जाता हूं प्रोफेसर के साथ उनकी क्लास में। प्रोफेसर, ओवर टू यू। थैंक यू। अब तक हम लोगों ने ज्योतिबा फुले के पिछले एपिसोड में जो बातचीत की थी, वो मराठा युगीन जो धर्म नीति थी, उस मराठा युगीन धर्म नीति के संदर्भ में बात की थी। और वो एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट था उस पूरे के पूरे प्रसंग का, दलित आंदोलन के पैदा होने का एक बहुत बड़ा पहलू था। आज हम एक दूसरे पहलू को उठा रहे हैं, जो कि उसमें वो पहलू यह है कि ये जो ब्राह्मणवाद की इतनी तीखी आलोचना, धर्म की, हिंदू धर्म की इतनी तीखी आलोचना जो ज्योतिबा फुले ने की, उस धर्म और ब्राह्मणवाद की आलोचना के कारक हम पिछले एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं, उन्हें मैं रिपीट नहीं करना चाहता। सवाल यह है कि ज्योतिबा फुले ने जब ब्राह्मणवाद की और धर्म की आलोचना की, तो उसे हम कैसे देखें, किस रूप में देखें? ज्योतिबा फुले उसे किस रूप में देखते हैं? जो पूरी की पूरी दलित जो विचारकों की परंपरा है, वो कैसे विचार करती है? हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ब्राह्मणवाद एक विचारधारा के रूप में सक्रिय थी और मनुस्मृति और दूसरी धर्मशास्त्री ग्रंथ उसके बुनियादी वैचारिक आधार थे, जिसके आधार पर मराठाओं ने अपनी धर्म नीति का पालन शुरू किया। वे अकेले राजा थे जो कि धार्मिक अधिकारों के पालन पर और धार्मिक जो मान्यताएं उनके पालन पर कि जनता कठोरता के साथ धार्मिक मान्यताओं और अधिकारों का पालन करे, इसका वो ख्याल रखते थे। और इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे ज्यादा वंचित लोग थे, वे थे स्त्रियां और दलित। लेकिन ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण लोग इससे खुश थे। ब्राह्मणों में वे लोग खुश थे जो कि कठमुल्ले थे, पोंगापंथी थे। लेकिन ब्राह्मणवादी विचारधारा का जो बुरा असर है, वो ब्राह्मणों पर भी पड़ रहा था। क्योंकि ब्राह्मणवादी विचारधारा का काम क्या था? ब्राह्मणवादी विचारधारा का काम था सामाजिक नियंत्रण की भूमिका अदा करना। राजसत्ता के एक उपकरण के तौर पर सामाजिक नियंत्रण की भूमिका अदा करने के लिए ब्राह्मणवादी विचारधारा के उपकरणों का, मान्यताओं का, मूल्यों का, संस्कारों का, धार्मिक कर्मकांड का जमीनी स्तर पर पालन सुनिश्चित कराने के लिए मराठा सरकार ने और मराठा सरदारों ने जी जान से कोशिश की।
तो आज की डेट में जब हम दलित आंदोलन की रीडिंग करें तो मैं विनम्रता से एक सुझाव पेश करना चाहता हूं, वो ये कि ब्राह्मणवादी विचारधारा की भूमिका थी सामाजिक नियंत्रण की। और इस सामाजिक नियंत्रण की विचारधारा को पिछले 200 साल में विभिन्न रूपों में बदल दिया गया है। ज्योतिबा फुले की ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि उन्होंने सामाजिक नियंत्रण की विचारधारा के तौर पर ब्राह्मणवाद की और हिंदू धर्म की तीखी आलोचना पेश की और उन लोगों के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद की जो सबसे ज्यादा वंचित थे, दलित और स्त्रियां। क्या ब्राह्मण भी खुश थे? जी नहीं। स्थिति क्या थी? एक घटना बता रहा हूं, बहुत मजेदार घटना है वो। महाराष्ट्र में एक जगह त्र्यंबकेश्वर, वहां त्र्यंबकेश्वर में स्नान को लेकर दो ब्राह्मण समूहों में झगड़ा हो गया। गिरी के ब्राह्मण ये कह रहे थे कि हम पहले जाएंगे नहाने, और पुरी के ब्राह्मण ये कह रहे थे हम पहले जाएंगे। और धर्म में इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी कि पहले स्नान कौन करेगा। और बिल्कुल एकदम फिजिकल फाइट के तौर पर ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने थे, यहां तक कि वहां दंगा हुआ, मारपीट हुई। और इस दंगे और मारपीट के बाद खुद सदाशिवराव जो उस समय के पेशवा थे, उन्होंने तय किया कि वे इसमें जो समाधान करेंगे दोनों पक्ष मानेंगे। दोनों पक्षों ने, यानी गिरी और पुरी के ब्राह्मणों ने ये कमिट किया कि सदाशिवराव जो फैसला करेंगे वो मानेंगे। तो सदाशिवराव ने दोनों ही प्रतिद्वंदी दलों के महंतों को नमूने के तौर पर एक एक महंत दोनों की तरफ से बुलाया गया, और दोनों ही पक्ष के महंतों को एक एक का हाथ पकड़ के दोनों हाथों में, और सदाशिवराव ने एक साथ उनके साथ त्र्यंबकेश्वर में स्नान किया। और जब वे एक साथ घुसे जल में, तो उसके बाद में कौन पहले नहाएगा ये विवाद खत्म हो गया। ये साधारण सी घटना जिस पर कि नहाने के प्रश्न को लेकर पुरी और गिरी के महंतों में और संतों में झगड़ा हुआ, यह साधारण सी घटना इस बात का संकेत है कि ब्राह्मणों के बीच में भी सब कुछ नियम से चल रहा हो ऐसा नहीं था। ब्राह्मणों में भी असुविधा थी। पिछली बार मैंने एक किस्सा बताया था आपको कि कैसे एक ब्राह्मण जो है वो मुसलमान बन जाता है और उसके साथ में क्या दुर्व्यवहार होता है फिर। तो ये जो हिंदू धर्मशास्त्र के आधार पर समाज को नियंत्रित करने की जो नीति मराठा शासकों ने चुनी, उस नीति का दुष्परिणाम यह था कि चारों ओर दलित और स्त्रियां तो परेशान थे ही, लेकिन जो सवर्ण थे वे भी इससे परेशान थे और नाखुश थे, लेकिन मजबूर थे मानने के लिए क्योंकि सरकार इस पर आमादा थी मनवाने पर।
एक घटना और जिक्र करना चाहता हूं, और ये मैं घटनाएं जो जिक्र कर रहा हूं ये कहां से जिक्र कर रहा हूं ये भी बताना बहुत जरूरी है। दक्कन कॉलेज परिषद के सामने 17 सितंबर 1892 को जस्टिस केटी तेलंग ने एक निबंध पढ़ा। वो निबंध मेरे सामने उपलब्ध है, और जस्टिस केटी तेलंग ने दर्जनों ऐसी घटनाओं का जिक्र किया है जो कि मराठाओं की जो धर्म नीति थी, उस धर्म नीति के तहत सामाजिक नियंत्रण के नाम पर किस तरह का उत्पीड़न और दमन वहां पर हो रहा था, इसका विस्तार से जिक्र किया है। उस दमन और उत्पीड़न का एक पहलू वह था जिसको कि हम लोग जानते हैं, लेकिन दूसरा पहलू वह है जिसे हम लोग नहीं जानते, जिसकी हम लोग चर्चा नहीं करना चाहते। वो ये कि दलितों में तो आवाज बुलंद की ज्योतिबा फुले ने, और चूंकि ज्योतिबा फुले ने इनिशिएटिव लिया तो ज्योतिबा फुले को जनता का सपोर्ट भी मिला, विभिन्न वर्गों के लोगों ने सपोर्ट किया, ब्राह्मणों ने भी सपोर्ट किया। ज्योतिबा फुले ने सिर्फ दलितों के बलबूते पर ब्राह्मणवाद के खिलाफ में और हिंदू धर्म की जो सामाजिक कुरीतियां थी, मान्यताएं थी, धर्मशास्त्री जो मूल्यों के आधार पर शासन चलाने की जो धर्म नीति थी, उसका जो विरोध किया, उसमें ब्राह्मण भी उनके साथ एक्टिव थे। वो अकेला आंदोलन नहीं था कि जिसमें सिर्फ दलित हों और गैर दलित ना हो। मैं अपने एक एपिसोड में इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि जिसमें सावित्रीबाई फुले जिस स्कूल में पढ़ी और फिर बाद में पढ़ाया, शिक्षिका बनी, पहली शिक्षिका बनी, दलित शिक्षिका बनी, उस स्कूल को दिया था एक ब्राह्मण ने ही अपनी हवेली दान करके, क्योंकि ब्राह्मण भी ब्राह्मणवादी तरीके से जो शासन चलाया जा रहा था, सामाजिक नियंत्रण किया जा रहा था, उससे खुश नहीं थे। इसलिए इस रूप में खाली न देखें जैसी कि व्याख्या की जाती रही है कि ज्योतिबा फुले का आंदोलन सिर्फ दलितों का आंदोलन था। यह जो दृष्टिकोण है, यह दृष्टिकोण संतुलित दृष्टिकोण नहीं है। ज्योतिबा फुले का आंदोलन महाराष्ट्र की सभी दबी कुचली जातियों और किसानों का आंदोलन था। किसानों का नाम मैं जानबूझ के ले रहा हूं क्योंकि उस जमाने में सबसे ज्यादा परेशान दलितों और स्त्रियों के अलावा जो वर्ग था, समुदाय था, अंग्रेजों से परेशान था, वो थे किसान। मराठाओं की जो धर्म नीति से सबसे ज्यादा उत्पीड़ित वर्ग था, जिसके ऊपर धर्म नीति लागू हो रही थी, वो लोग थे सवर्ण लोग, ब्राह्मण लोग। तो महाराष्ट्र के नवजागरण में, दलितों के आंदोलन में ब्राह्मणों ने जम के हिस्सा लिया और सहयोग किया। उनकी शिरकत थी, हर लेवल पर शिरकत थी। प्रश्न यह है कि जब हम ज्योतिबा फुले पर विचार करें तो हम अभी तक जो साधारणीकरण होता रहा है, जो सरलीकरण होता रहा है लोगों के बीच में, वो क्या होता रहा है? अगर जाति प्रथा उठा दी जाए, जाति प्रथा तो उठ गई है, कॉन्स्टिट्यूशनली अब कास्ट नहीं मानी जाती। जाति प्रथा के पक्ष में बोलना, लिखना एक तरह से अपराध है। अंत्यजों के खिलाफ लिखना, बोलना अपराध है। स्त्रियों के खिलाफ बोलना, लिखना अपराध है। जाति प्रथा काम कर रही थी, ब्राह्मणवाद काम कर रहा था, मनुस्मृति और उससे जुड़े हुए जो शास्त्री, धर्मशास्त्री ग्रंथ थे, वे जो काम कर रहे थे, वे काम कर रहे थे सामाजिक नियंत्रण का।
सवाल यह है कि जाति प्रथा खत्म हो जाएगी तो क्या सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी? सामाजिक भेदभाव जो समाज में है, क्या वह भी खत्म हो जाएगा? इस पर सोचा जाना चाहिए। ज्योतिबा फुले ब्राह्मणवादी विचारधारा के तौर पर ब्राह्मणवाद को देखते हैं। वो एक सामाजिक नियंत्रण के उपकरण के तौर पर उसे नहीं देखते। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि ब्राह्मणवाद या मनुस्मृति वो सामाजिक नियंत्रण की भूमिका अदा कर रही थी। तो पहला नियंत्रण और उसे चुनौती ब्राह्मणवाद के खिलाफ में दलितों ने दी, ब्राह्मणों ने दी। महाराष्ट्र के अलावा जो ब्राह्मण मुखर हुए, सबसे ज्यादा मुखर हुए, वो बंगाल में हुए। बंगाल में बाकायदा उन्होंने खुल के ब्राह्मणवाद को, ब्राह्मण धर्म को चुनौती दी। और बंगाल के नवजागरण में जो शिखर पर लोग थे वो सारे के सारे सवर्ण लोग थे। महाराष्ट्र में जब इसी पहलू को उठाया गया ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई के तौर पर, तो वहां शिखर पुरुष थे ज्योतिबा फुले और बाकी लोग उनके सहयोगी थे, उसमें ब्राह्मण भी थे। सो महाराष्ट्र और बंगाल के नवजागरण में जब ब्राह्मणवाद को चुनौती दी गई तो उसे एक आइडियोलॉजी के तौर पर चुनौती दी गई और सामाजिक नियंत्रण की वह भूमिका अदा करती थी आइडियोलॉजी, इसलिए उसे चुनौती दी गई। और वह जो आइडियोलॉजी थी वह जाति प्रथा के जरिए ऑपरेट करती थी, इसलिए जाति प्रथा बड़ी रिलेवेंट, जरूरी लगती थी। और इसमें हमने बहुत ही सुचिंतित ढंग से श्रम विभाजन किया हुआ था जातियों के बीच में। कौन जूते गांठने का काम करेगा, कौन चमड़े उतारने का काम करेगा, कौन जनेऊ कराने का काम करेगा, कौन कोई दुकानदारी करेगा, कौन संत बनेगा। हर किस्म के श्रम विभाजन के साथ जातियों को नत्थी कर दिया गया था। सो जाति प्रथा का प्रश्न हिस्टोरिकली श्रम विभाजन के साथ भी जुड़ा हुआ है और जाति प्रथा का प्रश्न हिस्टोरिकली सामाजिक नियंत्रण के साथ भी जुड़ा हुआ है। आधुनिक काल आया तो आधुनिक काल के आने के साथ में एक नई चीज घटी। वो आधुनिक काल के साथ में नई चीज क्या घटी? हम मध्यकाल में सोचें, भक्ति आंदोलन के दौर में सोचें, आप पाएंगे कि नाथों सिद्धों के कवियों ने बड़े पैमाने पर जाति प्रथा के खिलाफ में खूब कविताएं लिखी हैं। सैकड़ों कविताएं मिल जाएंगी और निर्गुणपंथी कवि तो एकदम मुखर ढंग से जाति प्रथा का विरोध करते थे, वो चाहे कबीर हो, चाहे वो रैदास हो, चाहे और दूसरे लोग हो। पुरानी पीढ़ी के कवियों में एकमात्र नानक थे जिन्होंने सिख धर्म में जाति प्रथा को एक सोशल मूवमेंट के तौर पर कन्वर्ट किया और जाति प्रथा का विरोध किया। लेकिन जो हिंदी में लोग थे, जो और दूसरी भाषाओं में लोग थे जो कि जाति प्रथा के खिलाफ थे और जाति प्रथा के खिलाफ लिख रहे थे, वे सिर्फ कविता लिख रहे थे, उसे सामाजिक आंदोलन में कन्वर्ट नहीं कर पाए थे। वो चाहे भक्ति आंदोलन के महाराष्ट्र के कवि हों, चाहे वो नॉर्थ इंडिया के कवि हों, चाहे वो और साउथ के कवि हों, जिन्हें हम आलवार संत कहते हैं। आलवार संतों में भी दलित थे, उन्होंने भी जाति प्रथा के खिलाफ लिखा था, लेकिन वो सिर्फ कविता तक सीमित था मामला। नीचे जनता के स्तर पर सामाजिक आंदोलन के तौर पर, सामाजिक परिवर्तन के तौर पर, सामाजिक आचरण के तौर पर जाति प्रथा को नहीं माने, इसकी प्रैक्टिस सिर्फ नानक के मानने वालों ने सिख संप्रदाय में की और सिखों में जाति नहीं होती थी। सिख संप्रदाय अकेला संप्रदाय था जिसने कि
भगवान को भी रिप्लेस किया और गुरु ग्रंथ साहिब को, गुरबाणी को महत्वपूर्ण माना। ज्योतिबा फुले का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यह है कि ज्योतिबा फुले ने ये जो सामाजिक नियंत्रण की विचारधारा के तौर पर जो ब्राह्मणवाद, मनुस्मृति और दूसरे जो धर्मशास्त्री ग्रंथ थे जो कि सामाजिक नियंत्रण की भूमिका अदा कर रहे थे, उन सबके खिलाफ में जनता को जागृत किया और गोलबंद किया। पहली बार ऐसा हुआ कि एक विचारधारा को जमीनी स्तर पर जनता को एकत्रित करके चुनौती दी गई, और यह नई चीज थी। जिस तरह से राजा राम मोहन राय और ईश्वरचंद विद्यासागर ने बंगाल में किया, उन्होंने विचारधारा के प्रश्नों को सिर्फ विचार तक और विचार विमर्श तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे ट्रांसलेट किया, उसे एक्शन में, विचारों को व्यवहार में लड़ाई का एक विषय बनाया, मुद्दा बनाया। जाति प्रथा को समाज सुधार का, सामाजिक सुधार का मुद्दा बनाया और आम जनता के बीच में ले गए। पहले जितने भी लोग थे उनसे ज्योतिबा फुले इस मायने में भिन्न है, वो कबीर से भी भिन्न है। कबीर सिर्फ कविता तक सीमित रहते हैं, कबीर कोई आंदोलन नहीं करते। भक्ति आंदोलन के नाथसिद्ध संप्रदाय के जो लेखक हैं, जो कि जाति प्रथा का अपनी कविताओं में निषेध करते हैं, विरोध करते हैं, वहां वे सिर्फ एक, उनके लिए वो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, मानसिक अवस्था का प्रतीक है। वो दिल में ये सोचते हैं, दिमाग में ये सोचते हैं कि जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जाति प्रथा तो सिर्फ दिमाग की चीज नहीं है। जाति प्रथा जितनी दिमाग की चीज है, उससे भी ज्यादा वो जमीनी हकीकत की चीज है। जमीनी हकीकत से मतलब यह है कि जाति प्रथा की एक आर्थिक प्रकृति भी है। भारत में जो जाति प्रथा वो श्रम विभाजन से जुड़ी हुई थी, और श्रम विभाजन का आर्थिक अवस्था से, आर्थिक दृष्टिकोण से गहरा संबंध था। तो ज्योतिबा फुले एक कदम आगे जाते हैं और वो महाराष्ट्र के भी, वो सॉरी बंगाल के नवजागरण के जो पुरोधा हैं उनसे भी एक कदम आगे जाते हैं। ईश्वरचंद विद्यासागर बंगला भाषा में जो ग्राम्य बर्बरता है और ग्राम्यत्व के जो दोष हैं उनसे लड़ते हैं, वो भाषा में लड़ते हैं। ज्योतिबा फुले एक कदम आगे जाते हैं और वो जाति प्रथा के दोषों को किसानों की दुर्दशा के साथ जोड़कर देखते हैं। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी दृष्टिकोण है कि जाति प्रथा पर अगर हिंदुस्तान में विचार करना है तो जाति प्रथा के आर्थिक पहलू पर हमें ध्यान देना होगा। ज्योतिबा फुले किस बात से खुश हैं? ज्योतिबा फुले इस बात से खुश हैं कि अंग्रेज जो आए, अंग्रेजों के आने के बाद पहला काम यह हुआ कि अंग्रेजों ने न्यायपालिका स्थापित की, और इस न्यायपालिका के आने से राजाओं ने, और खासतौर पर महाराष्ट्र में जो राजा थे, उन राजाओं ने जो धर्म के नाम पर जो न्याय की जो व्यवस्था चालू की हुई थी वो ठप हो गई, हिंदू धर्म ठप हो गया। वो खुश हैं इस बात से, वो खुश हैं इस बात से कि अंग्रेजों ने आने के बाद में तालाब खुदवाए, नहरें खुदवाई, गरीबों को काम मिला और गांव के गरीब किसानों को पानी मिला। इसलिए वो अंग्रेजों की बड़ी प्रशंसा करते हैं। उसके पहले कभी यह चीज कोशिश नहीं की गई कि सबको पानी मिले, नहरें खोदी जाएं, जगह जगह तालाब खोदे जाएं। शिवाजी की महानता की और शिवाजी के वंशजों की महानता की जो लोग प्रशंसा करते हैं, उन लोगों से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने महाराष्ट्र के आर्थिक सुधार के लिए क्या किया था। जो हिंदुत्ववादी और जो बहुत सारे धर्मनिरपेक्ष आलोचक शिवाजी की प्रशंसा करते हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कि जो शिवाजी की धर्म नीति थी और शिवाजी के अनुयायियों की जो कालांतर में मराठा वंशजों की जो धर्म नीति थी, वो धर्म नीति आम जनता की विरोधी थी कि नहीं थी? थी तो फिर उसकी आलोचना क्यों नहीं लिखी गई? ज्योतिबा फुले का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यह है
कि वो धर्म नीति में जो जाति भेद था, असमानता थी, वैषम्य था, उस सामाजिक असमानता और वैषम्य को वो निशाना बनाते हैं। और यहीं से वे अपनी एक नई सामाजिक आलोचना की पद्धति की शुरुआत करते हैं। पहली बार ऐसा होता है हिंदुस्तान में कि एक दलित पृष्ठभूमि से आया हुआ व्यक्ति पब्लिक क्रिटिसिज्म पेश करता है और उस पब्लिक क्रिटिसिज्म के जरिए वह जनता को गोलबंद करता है। दलित तो बहुत हुए, एक से एक अच्छे उद्भट विद्वान दलित हुए हैं ट्रेडिशन में, लेकिन कोई ऐसा विद्वान नहीं हुआ जिसने कि जनता को गोलबंद किया हो। जाति प्रथा के खिलाफ में, ब्राह्मणवाद के तर्कों के खिलाफ में, मनुस्मृति के खिलाफ में जनता को गोलबंद चारवाक ने भी नहीं किया था। तो इस मायने में मुझे चारवाक से भी आगे बढ़ी हुई प्रकृति लगती है ये जो नवजागरण के लोग हैं, ज्योतिबा फुले हों, राजा राममोहन राय हों, ईश्वरचंद्र विद्यासागर हों, ये मुझे इसलिए महत्वपूर्ण लगते हैं कि ये लोग ईश्वर की आलोचना, धर्म की आलोचना को सामाजिक जीवन में, व्यवहार में वो लागू करते हैं, लोगों को बताते हैं, शिक्षित करते हैं। वो सिर्फ शिक्षितों के लिए, दार्शनिकों की बहस के लिए वो सिर्फ आलोचना नहीं लेते। तो जब हम बात करें नवजागरण की, तो नवजागरण पर बात करते समय इस चीज को ध्यान रखें कि ज्योतिबा फुले जो समाज सुधार का आंदोलन उन्होंने शुरू किया, उस समाज सुधार के आंदोलन के तौर पर निश्चित तौर पर वे दलितों के प्रश्न को और स्त्रियों के प्रश्न को प्रमुखता से उठाते हैं, लेकिन उनके जेहन में है कि ब्राह्मण भी वहां उत्पीड़ित थे। इसलिए जब हम आज दलित समाज का, दलित आंदोलन का परिप्रेक्ष्य बनाएं, तो यह चीज ध्यान रखें जो ज्योतिबा फुले ने ध्यान रखी थी कि सामाजिक एकता जितनी व्यापक होगी, समाज सुधार का आंदोलन उतना ही ताकतवर होगा। ज्योतिबा फुले सामाजिक एकता के इस सूत्र को मिस नहीं होने देते। अब एक जो दिक्कत की जगह है वो ये कि ज्योतिबा फुले अपनी आलोचना में जितने प्रशंसा भाव से पेश आते हैं अंग्रेजों के प्रति, अंग्रेजों ने जो काम किए जिससे कि आम लोगों को लाभ हो रहा था और खासतौर पर किसानों को लाभ हुआ, उसके बारे में जिस तरह से वो एक्नॉलेज करते हैं और कहते हैं कि नहीं, अंग्रेजों को हमेशा रहना चाहिए। आप कल्पना कीजिए अगर ज्योतिबा फुले आज के दौर में होते तो क्या कहते वो। ज्योतिबा फुले के सामने आज का अगर भारत रख दिया जाए और कहा जाए कि बताओ क्या करें, तो ज्योतिबा फुले किसके साथ होते? छोटी छोटी नहरें, छोटे छोटे तालाब, छोटे छोटे इलाके, पानी की सिंचाई की व्यवस्था किए जाने पर ज्योतिबा फुले खुश होते हैं और कहते हैं कि अंग्रेज हमेशा के लिए रहे हैं। पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी, अगर पढ़ाई की व्यवस्था शुरू हो गई है तो उसकी वजह से बहुत खुश हैं। तो एक और चीज, समाज सुधार के जो आंदोलन करता थे वो छोटी छोटी चीजों से खुश होते थे और वहां से उनकी परिवर्तन की चिंताएं और इच्छाएं व्यक्त होती थी। लक्ष्य बड़े थे लेकिन खुश होते थे छोटी छोटी चीजों से। तो हम छोटे छोटे जो परिवर्तन होते हैं समाज सुधार आंदोलन के, स्त्रियों के पक्ष में, दलितों के पक्ष में जो छोटे छोटे परिवर्तन होते हैं, उन छोटे परिवर्तनों को कम करके न देखें, इससे दलित और स्त्रियां खुश होती हैं। आपने एक छोटा सा कानून बना दिया कि लड़कियों को घूर घूर कर देखना अपराध है, लड़कियां खुश हैं इससे। बहुत छोटी सी चीज है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज। दलित आंदोलन ने छोटी छोटी चीजें महत्वपूर्ण थी जिनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। अब सवाल यह है कि जब हम साम्राज्यवाद के संदर्भ में बात करें, ज्योतिबा फुले के दृष्टिकोण का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये कि वे इंपीरियलिज्म को या साम्राज्यवाद को साम्राज्यवाद की तरह नहीं देखते।
उनकी पूरी रचनावली में इंपीरियलिज्म की आलोचना नहीं है। क्यों नहीं है? जबकि उस प्रशंसा है उनकी, इंपीरियलिज्म की प्रशंसा की है उन्होंने, जगह जगह प्रशंसा की है। क्यों? क्योंकि वे देख रहे थे कि जो ब्राह्मणवाद का रथ तेजी से दौड़ रहा था, अश्वमेध का घोड़ा, वो अंग्रेजों की न्याय प्रणाली के लागू होते ही एकदम अधमरा हो गया और वो रुक गया। और ये घटना उनके लिए बहुत सुखद थी, इसको उन्होंने बहुत एप्रिशिएट किया। और ये चीज हमें समझनी होगी कि वो जानते थे कि ये जो नई न्यायपालिका आई है उसमें अभी ऐसा नहीं है कि वो दलितों के पक्ष में न्याय होना शुरू हो गया और तत्काल न्याय हो गया। हम लोग सब जानते हैं कि पिछले 2 साल में दलितों के साथ में न्यायपालिका में कितना न्याय हुआ है, हमें मालूम है। लेकिन एक चीज रुक गई, ये जो मनमानी थी, ये जो पुराने किस्म की सामाजिक तानाशाही थी, जो मराठाओं की धर्म नीति में निहित थी, वो तानाशाही रुक गई। उसके जरिए जो नीचे जुल्म हो रहा था वो रुक गया। और ये जुल्म सिर्फ एक ही वर्ग पर नहीं हो रहा था, सिर्फ दलितों पर नहीं हो रहा था, वह जुल्म सभी पर हो रहा था, सभी त्रस्त थे उससे। किसान भी त्रस्त थे, मजदूर भी त्रस्त थे, सभी त्रस्त थे। तो जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है जिसको कि उन्होंने बार बार ध्यान खींचा कि हमें ब्राह्मणवाद की तीखी आलोचना विकसित करनी चाहिए। इसकी पकड़ जितनी ढीली होगी, क्योंकि इतना ढांचा उस समय मराठाओं का कमजोर हो चुका था और वे वीक हो चुके थे। और जब ज्योतिबा फुले दाखिल होते हैं तो वो एक ऐसा दौर था जिसमें कि नए के दाखिल होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा थी। ज्योतिबा फुले ने एक जगह लिखा है ब्राह्मणवाद की समीक्षा करते हुए, कोट, आर्यों के धर्म में ब्राह्मणों के अलावा बाकी सभी लोगों को नीति का समान उपभोग करने की बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि आर्यों के मूल ग्रंथ वेदों में यह साफ लिखा हुआ है कि आर्यों ने सोने के लालच में जब जब इस धनवान बलिस्थान पर हमले किए, तब तब उन्होंने यहां के मूल निवासी आस्तिक, किकाटस, पिशाच, अहीर, राक्षस, भील, कोली, बेदू, मातंग, शूद्रादि, अतिशूद्र आदि क्षत्रिय लोगों के साथ तीर, कमान आदि शस्त्रों से लड़कर उनको कई बार लूट लिया और उन्हें मटियामेट कर दिया गया। फिर आर्य ब्राह्मणों ने उन पर हम अपना वर्चस्व कायम करते ही निर्माता के डर को अपने दिलो दिमाग से हटा दिया। उन्होंने सभी पराजितों को नीच मानना शुरू कर दिया और उनको पशु से भी नीच मानने की परंपरा शुरू कर दी। आर्यों ने उन पराजितों की संतान को भी पीढ़ी दर पीढ़ी अपने गुलाम बनाकर रखा और हर तरह से उनका शोषण किया, और आज भी उनकी वही शोषण की परंपरा कायम है। इसके संबंध में उनके वेदों के सही इतिहास और श्रुत संहिता आदि संस्कृत ग्रंथों के बदमाशी भरे और स्वार्थी लेख बलिस्थान के क्षत्रियों को समझ न आए, इसलिए आर्यों ने अपने स्वार्थी चूल्हे के पीछे रसोई खाने में उन्हें छुपा के रखा। इतना ही नहीं, बलिस्थान के अनपढ़ क्षत्रियों को आर्यों के नकली और मत्सर भरे ग्रंथों का बिल्कुल पता न चले, इसलिए आर्यों ने धूर्तता से पराजित किए लाचार क्षत्रियों को संस्कृत भाषा का बिल्कुल ही ज्ञान न होने देने के उद्देश्य से उनको वेदों के बारे में ज्ञान हासिल करने पर कड़ी पाबंदी लगा दी। सबसे प्राचीन आर्य ब्राह्मणों की नीति का यह एक नमूना देखिए। कोटेशन बंद। ये जो बलि स्थान का मतलब समझ रहे हैं आप? बलि, राजा बलि के नाम से वो भारत को बलि स्थान कहते थे। ज्योतिबा फुले मुझे क्यों अच्छे लगते हैं? ज्योतिबा फुले मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं कि ज्योतिबा फुले पहले व्यक्ति हैं जो कि एपिक जो ग्रंथ हैं
रामायण और महाभारत, जो हमारी सबसे पुरानी रचनाएं हैं, वेद, और खासतौर पर रामायण और महाभारत की, वो पहले व्यक्ति हैं जो कि रामायण और महाभारत का एक सामाजिक क्रिटिसिज्म पेश करते हैं। ज्योतिबा फुले के पहले कभी किसी ने सामाजिक क्रिटिसिज्म एपिक रचनाओं का पेश नहीं किया। और वे डिटेल्स में जाते हैं, एक एक चरित्र, उसकी भूमिका, उसकी जाति, उसके साथ साथ उसके जो स्वार्थ, इन सबको विस्तार से खोलते हैं। एपिक को पढ़ने का और व्याख्यायित करने का ये जो तरीका ज्योतिबा फुले ने एडॉप्ट किया, ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अब एक मजेदार चीज है कि ये जो ज्योतिबा फुले ने जो एडॉप्ट किया तरीका, जिसमें रामायण और महाभारत की तिथि की आलोचना की गई थी, हम थोड़ा सोचें गंभीरता से कि भारत में जो रामायण महाभारत के अंदर जाति और जाति के संघर्ष खोजे गए, इसकी पहली नींव रखी किसने? ज्योतिबा फुले ने। और दर्शन में सबसे अच्छा काम किया किसने? देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय की एक पुस्तक है, बहुत ही फेमस पुस्तक है, भारतीय दर्शन में क्या जीवंत है और क्या मृत। उस पुस्तक में बाकायदा देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय इस चीज को एस्टेब्लिश करते हैं कि हमारे यहां ये जो दोनों एपिक ग्रंथ हैं, ये प्राचीन काल से भारतीय समाज में मीडिया की भूमिका अदा करते रहे और अंधविश्वासों और तमाम किस्म की जो ब्राह्मणवादी धारणाएं थी, उनके प्रचार प्रसार में लगे रहे हैं। जिस क्रिटिसिज्म को मार्क्सवादी क्रिटिसिज्म के नाम पर डीपी चट्टोपाध्याय विकसित करते हैं, उस क्रिटिसिज्म की सबसे पहले शुरुआत ज्योतिबा फुले करते हैं। प्राचीन कृतियों में जाति के आधार पर मूल्यांकन करने की पद्धति जिस पर कि रामशरण शर्मा ने अपनी फेमस पीएचडी लिखी, जो कि शूद्रों का इतिहास के नाम से प्रसिद्ध है, उसमें जो पद्धति है, उस पद्धति का सबसे पहले निदर्शन ज्योतिबा फुले के यहां होता है। सो ज्योतिबा फुले का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो ये कि ज्योतिबा फुले एपिक रचनाएं, जो कि पूज्य रचनाएं मानी जाती हैं, जिनको कि हम आलोचना नहीं करते थे, हम उन्हें क्रिटिकली नहीं देखते थे, पहली बार ऐसा होता है कि हम उन्हें क्रिटिकली देखना शुरू करते हैं और उनकी आलोचना करते हैं। और यह चीज मुझे लगता है सामाजिक आलोचना के विकास में इसने बहुत दूर तक, पूरे के पूरे सोशल साइंस को, लिटरेरी क्रिटिसिज्म को दूर तक प्रभावित किया है। तो ज्योतिबा फुले के आंदोलन और दृष्टिकोण का असर खाली दलितों और स्त्रियों की मुक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने पूरे के पूरे लिटरेरी, कल्चरल, हिस्टोरिकल डिस्कोर्स को भी प्रभावित किया। और पुरानी कृतियों में जाति कैसे ऑपरेट करती है, कैसे देखना चाहिए, चरित्रों के साथ में जाति का क्या संबंध है, उसे कैसे विश्लेषित करना चाहिए, इसके बीज सबसे पहली बार भारतीय सभ्यता के विमर्श में बोए ज्योतिबा फुले ने। अब एक अन्य पहलू लेते हैं हम लोग। वो ये कि ज्योतिबा फुले जब ये जाति प्रथा की आलोचना कर रहे हैं, वो कर्मकांड की आलोचना कर रहे हैं, पौरोहित्य की आलोचना कर रहे हैं, वो जाति के शोषण की आलोचना कर रहे हैं, भगवान और हिंदू धर्म की भी आलोचना कर रहे हैं, तो वे ये आलोचना करते समय जहां सभ्यता समीक्षा का प्रारंभ करते हैं,
वही वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म में जिसे हम आलोचना कहते हैं, क्रिटिसिज्म कहते हैं, उस क्रिटिसिज्म के जेनर की भी शुरुआत करते हैं। सो मॉडर्न समीक्षा जिसे हम लोग कहते हैं, आधुनिक आलोचना जिसे हम लोग कहते हैं, भारत में आधुनिक आलोचना की शुरुआत होती है किससे? ज्योतिबा फुले से। क्योंकि ज्योतिबा फुले के यहां पहली बार लिटरेरी टेक्स्ट को क्रिटिसिज्म के केंद्र में रखा गया। और जब वे जाति प्रथा की आलोचना करते हैं तो वे जाति प्रथा के साथ जुड़े हुए श्रम विभाजन, और श्रम विभाजन एक तरह का नहीं था। हमारे यहां अनेक जातियां थीं और अनेक किस्म का श्रम विभाजन भी था। तो ज्योतिबा फुले जाति प्रथा की आलोचना करते समय एक अन्य और नई चीज विकसित करते हैं जिसे कायदे से पढ़ा जाना चाहिए, वह है बहुलतावादी विमर्श की वो शुरुआत करते हैं। जाति प्रथा की आलोचना, जाति प्रथा के साथ जुड़े हुए किसान जीवन और किसानी सभ्यता, इनकी आलोचना अल्टीमेटली श्रम विभाजन में जो अलग अलग रंगत के लोग हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनकी आलोचना का भी श्री गणेश होता है। और ये इसी अर्थ में भारत में बहुलतावादी जो डिस्कोर्स है, उस बहुलतावादी डिस्कोर्स की भी नींव ज्योतिबा फुले रखते हैं। ज्योतिबा फुले के डिस्कोर्स की या आलोचना की जो ब्यूटी है वो क्या है? वो अनुभव पर आधारित है और अनुभव पर ज्यादा जोर है, शास्त्र पर जोर नहीं है। वो हर चीज को यथार्थ में परख कर देखते हैं। शास्त्र में जो लिखा है वह मूल्यवान नहीं है, मूल्यवान वह है जो अनुभव की कसौटी पर खरा उतरा है। और इस मामले में वे मार्क्स के दृष्टिकोण के एकदम करीब मिलते हैं। मार्क्स ने एक बात कही थी, मार्क्स ने कहा था कि विचार वह मूल्यवान हैं जिन्हें यथार्थ की कसौटी पर परखा जा सके। जो विचार यथार्थ की कसौटी पर खरे न उतरे उन्हें नहीं मानना चाहिए। अगर मेरे भी विचार, मार्क्स कहते हैं, अगर मेरे भी विचार व्यवहार की कसौटी पर खरे नहीं उतरते तो उन्हें भी नहीं मानना चाहिए। ज्योतिबा फुले ने जो सबसे बड़ी मूल्यवान चीज दी वो ये कि शास्त्र तो थे, विचार थे, बड़े बड़े विमर्शकार थे, भाष्यकार थे, टीकाकार थे। उन्होंने प्रत्येक विचार को अनुभव की कसौटी पर, जीवनानुभव की कसौटी पर कसा, और जो विचार अनुभव की कसौटी पर खरे उतरे उन्हें मान लिया, और जो खरे नहीं उतरे उसे नहीं माना, चाहे वो जिसने भी लिखे हों। तो पहली बार एक नई चीज की शुरुआत होती है। और नई चीज क्या है? नई चीज यह है कि आलोचना के लिए अनुभव महत्वपूर्ण है, शास्त्र महत्वपूर्ण नहीं है। ये जो पूरा पश्चिम में जो, और पश्चिम से भारत में जो स्त्रियों का डिस्कोर्स आया हुआ है, विमर्श आया हुआ है, स्त्रीवादी विमर्श आया हुआ है, किस बात पर जोर दे रही हैं स्त्रियां? स्त्री की आलोचना किस बात पर जोर दे रही है? स्त्री की आलोचना इस बात पर जोर दे रही है कि स्त्री के लिए स्त्री के अनुभव महत्वपूर्ण है। स्त्री कहां मिलेगी? वो कहते हैं अनुभूति में मिलेगी, फीलिंग्स में। ज्योतिबा फुले जो जाति प्रथा के डिस्कोर्स को जब शुरू करते हैं, जाति प्रथा की आलोचना जब शुरू करते हैं, तो उसे अनुभूति की कसौटी पर कसते हैं। और अनुभूति की कसौटी पर जो चीज अनुकूल लगती है उसे मानते हैं, जो चीज प्रतिकूल लगती है उसे नहीं मानते। तो एक नया बहुलतावादी विमर्श और एक नई कसौटी वह है अनुभूति या अनुभव। और इसकी लक्ष्य क्या है? इसका अनुभूति का लक्ष्य क्या है? अनुभूति का लक्ष्य है सत्य की खोज करना। और सत्य की खोज के लिए सिर्फ दो पैमाने थे, न्याय और समानता। ज्योतिबा फुले जब जाति प्रथा की आलोचना विकसित करते हैं, जो कि उनकी सभी रचनाओं में है, कास्टिज्म की आलोचना, ब्राह्मणवाद की आलोचना, हिंदू धर्म की आलोचना, तो वे
इस आलोचना को विकसित करते समय सत्य को कैसे हासिल किया जाए और सत्य को कैसे अनुभव सिद्ध बनाया जाए, और उसका लक्ष्य क्या होगा? उसका लक्ष्य होगा समाज में सामंजस्य पैदा करना। और ये जो नजरिया था, ये नजरिया धर्मशास्त्र के जो हायरार्किकल, जो डिस्क्रिमिनेटरी जो रवैया था, नजरिया था, उसके एकदम विपरीत था। धर्मशास्त्र में शास्त्र महत्वपूर्ण है, अनुभव महत्वपूर्ण नहीं है। और ज्योतिबा फुले के यहां अनुभूति और अनुभव महत्वपूर्ण है, शास्त्र महत्वपूर्ण नहीं है। ज्योतिबा फुले हर चीज को अभिरुचि के आधार पर, टेस्ट के आधार पर देखते हैं। अगर कोई चीज तय होनी है तो वो अनुभूति के आधार पर तय होनी है। सो कृतियों की मीमांसा करना, पुरानी कृतियों की खोज करके उनकी आलोचना करना, और जो पुराने धर्मशास्त्र के ग्रंथ थे, उनके जो नियम थे, उनके जो कानून थे, उनकी आलोचना पेश करना। पहले उनकी कभी आलोचना पेश नहीं की गई। कभी किसी ने यह नहीं कहा कि हम इसे खारिज करते हैं, हम मनुस्मृति के बनाए नियमों को नहीं मानते हैं, हम धर्मशास्त्र में जो लिखा है इसे नहीं मानते हैं। पहली बार ऐसा हुआ ज्योतिबा फुले के आने के साथ में कि जो नियम, कायदे, कानून थे, उनको अस्वीकार करने का दृष्टिकोण पहली बार पैदा हुआ। पहली बार एक रिवेल पैदा हुआ, पहली बार एक बगावती बागी पैदा हुआ, जिसने कि यह कहा कि हम कानून नहीं मानते। ज्योतिबा फुले किस लिए महत्वपूर्ण है? कि ज्योतिबा फुले पहले रिवोल्यूशनरी हैं। वो पहले ऐसे क्रांतिकारी हैं जो कि ये कहते हैं कि जो अभी तक चल रहा है कानून, जो अब तक मान्यताएं चल रही हैं, मैं उन मान्यताओं और कानूनों को नहीं मानता, और मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं कि आप लोग ना माने। यानी जो सर्वसम्मत राय थी, जो कानून के तौर पर प्रचारित थी, जिससे राज्य सहमत था, मराठा और उसकी सल्तनत सहमत थी, लेकिन ज्योतिबा फुले उससे सहमत नहीं थे। सवर्ण जाति के लोग सहमत थे, लेकिन ज्योतिबा फुले सहमत नहीं थे। तो जिस कानून से सत्ता सहमत थी, उस कानून के प्रति असहमति व्यक्त करना बहुत बड़े साहस का काम था, और ये एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण से ही व्यक्ति कर सकता है, ये साधारण व्यक्ति का काम नहीं। हम नियम नहीं मानेंगे, हम कानून नहीं मानेंगे, हम वही चीज मानेंगे जो अनुभूति में, अनुभव में हमारे जीवन के अनुकूल हो। तो ज्योतिबा कहां मिलेंगे? ज्योतिबा कहां मिलेंगे? ज्योतिबा फुले मिलेंगे कि जो चीज अनुभूति में सही है उसे मानो, और जो चीज अनुभूति में सही नहीं है उसे मत मानो। वो चाहे जो कोई भी कहे, चाहे उसके लिए टीकाकार कहें, भाष्यकार कहें, पंडित कहें, पुजारी कहें, राजा कहे, जो कहे, मत मानो। सो एक नए किस्म का प्रतिवाद, सामाजिक प्रतिवाद शुरू हुआ कानून के प्रति, कानून के शासन के प्रति। जो कानून का शासन मराठाओं ने और नीचे जमीनी स्तर पर लागू किया था, उस शासन को वो सीधे चुनौती देते हैं। एक अन्य चीज है जो कि समझने की बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो ये कि ज्योतिबा फुले जब जाति प्रथा की आलोचना करते हैं, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वे बहुलतावादी पैराडाइम की शुरुआत करते हैं। ज्योतिबा फुले के आने के पहले भी वर्णाश्रम व्यवस्था थी, और वर्णाश्रम व्यवस्था में अलग अलग किस्म से नजरिए से देखने वाले लोग थे, लेकिन उस वर्णाश्रम व्यवस्था में दलितों का दृष्टिकोण नहीं था। जो भी दृष्टिकोण थे वो गैर दलित दृष्टिकोण थे। उसमें बहुलतावाद तो पहले भी था, लेकिन उसमें दलित नहीं थे। बहुलतावाद पहले भी था, लेकिन उसमें स्त्रियां नहीं थीं। तो पहली बार ऐसा होता है कि नवजागरण के दौरान बहुलतावादी दृष्टिकोण की शुरुआत होती है, और इस बहुलतावादी दृष्टिकोण की शुरुआत में बंगाल और महाराष्ट्र दोनों में
बंगाल में प्रमुखता से स्त्री का दृष्टिकोण दाखिल होता है और महाराष्ट्र में स्त्री और दलित दोनों का दृष्टिकोण दाखिल होता है। तो बहुलतावादी दृष्टिकोण में स्त्री और दलित पहली बार दाखिल होते हैं कि उनको देखा जाए, उनकी राय जानी जाए, उनकी राय मानी जाए, उनके भी पास एक दृष्टिकोण है, उसकी तरफ तर्क की दृष्टि से, विवेक की दृष्टि से देखा जाए। और इस अर्थ में वे जो परंपरागत जो विमर्श है, उस परंपरागत विमर्श के दायरे को तोड़ देते हैं। एक अन्य चीज करते हैं, वो अन्य चीज ये, ज्योतिबा फुले जाति प्रथा को मान लेते हैं, बशर्ते कि जाति प्रथा में दलितों को बदलने की, परिवर्तन की जगह होती। वे जाति प्रथा को मान लेते अगर वहां स्त्रियों के बदलने की, रूपांतरण की जगह होती। जाति प्रथा की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी, जो उनकी आलोचना में भी है, वो ये कि जाति प्रथा एक गतिहीन जड़ व्यवस्था थी और एक गतिहीन जड़ व्यवस्था को बदलने के लिए यह जरूरी है कि सबसे पहले उसे चुनौती दी जाए। और कहां से चुनौती दी जाए, किस पर ध्यान दें? पहले हम लोग रूपांतरण पर ध्यान दें। तो जब भी हम कभी किसी भी परिवर्तन को देखें तो हम ये देखें कि क्या रूपांतरित हुआ है। मसलन ज्योतिबा फुले के समय दलितों की जो अवस्था थी, क्या भारत में आज दलितों की वही अवस्था है? जी नहीं। ज्योतिबा फुले के समय दलितों की जो अवस्था थी, आज दलितों की अवस्था फार फार बेटर। आज दलितों में करोड़ों लोग हैं जो मध्य वर्ग में हैं, करोड़ों लोग हैं जो शिक्षित हैं, सैकड़ों लोग हैं जो करोड़पति, और उसमें दर्जनों लोग हैं जो अरबपति हैं। दलितों में आज पूंजीपति भी है, दलितों में आज अच्छा समृद्ध मध्य वर्ग भी है, दलितों में एक बड़ी संख्या आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स भी हैं। रिजर्व कोटे से जो शिक्षा हुई, रिजर्व कोटे से जो पार्लियामेंट में लोग आए, यानी सत्ता में भागीदारी भी है उनकी। तो कौन सी चीज देखेंगे दलितों के बारे में? आज जब दलितों के बारे में बात करेंगे तो वो रूपांतरित दलित दिखाई देगा कि नहीं देखा? रूपांतरण को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? निश्चित तौर पर देखना चाहिए, क्योंकि जो नया संविधान आया, नया जो परिवर्तन आया, उस नए संविधान और नए परिवर्तन ने उस जड़ता और गतिहीन समाज के जो दायरे थे उनको नष्ट कर दिया। और दलितों के सामने परिवर्तन की अनंत संभावनाएं पैदा की। ज्योतिबा फुले ने जब जाति प्रथा की आलोचना की थी तो एक ही बुनियादी बिंदु था जहां पर उन्होंने उंगली रखी थी, वो ये कि इसमें दलितों के जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता, जाति प्रथा के जरिए स्त्रियों के जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता। तो जब स्त्री और दलित इन पर बात करें या किसी भी विषय पर बात करें तो उसके रूपांतरण के पहलू पर नजर रहनी चाहिए। तो आलोचना के लिए एक मूल्यवान कॉन्सेप्ट दिया कि कोई भी व्यवस्था किस चीज से देखी जानी चाहिए कि उसमें परिवर्तन की, विभिन्न जो समुदाय उस व्यवस्था में काम करते हैं, सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, जिन्हें वो रेगुलेट करती है, नियमित करती है, संचालित करती है, क्या विभिन्न समुदायों को परिवर्तन की उसमें जगह है, वे परिवर्तन अपना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो जाति प्रथा का आधार किसे बनाया? जाति प्रथा का आधार जाति को नहीं, परिवर्तन को बनाया। हम लोग बार बार इस चीज की चर्चा करते रहते हैं, तमाम लोग लिखते रहते हैं, दलितों के पक्ष में और दलितों के विपक्ष में। परिवर्तन के बिंदु से दलित को देखा जाना चाहिए, न कि जाति के बिंदु से।
जाति पर भी विचार करते समय, जाति प्रथा पर भी विचार करते समय परिवर्तन के बिंदु से देखा जाना चाहिए। ज्योतिबा फुले ने जब जाति को निशाना बनाया तो उसका आधार बनाया परिवर्तन को, कि मुझे जाति प्रथा इसलिए पसंद नहीं है, मैं जाति प्रथा को इसलिए अस्वीकार करता हूं क्योंकि वहां जो सबसे वंचित लोग हैं उनके पास में परिवर्तन की कोई संभावनाएं नहीं है, कोई हक नहीं है उनके पास। वे उन तमाम रूपों की चर्चा करते हैं जो कि जड़ और बर्बर रूप हैं, जो कि जाति प्रथा के नाम पर प्रचलन में थे। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जिसका कि वे इस्तेमाल करते हैं। मैं मराठी की किताब मेरे पास नहीं है अभी क्योंकि लाइब्रेरी नहीं जा पाया मैं, अगर जाता तो मैं देखता उसे। ज्योतिबा फुले अपनी पूरी रचनावली में भगवान का जिक्र नहीं करते बल्कि एक निर्माता के तौर पर उसका जिक्र करते हैं। तो ज्योतिबा फुले का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? एक निर्माता और एक देश। वो सारी की सारी जाति व्यवस्था को नष्ट करके वो एक निर्माता और एक देश के तौर पर पूरे समाज को देखते हैं। यानी सारे देश का निर्माता एक है। और निर्माता शब्द का हिंदी में ट्रांसलेशन किया है, जो मेश्राम ने जो ट्रांसलेशन किया उसमें निर्माता शब्द का इस्तेमाल किया है। तो ज्योतिबा फुले के सामने एक निर्माता और एक देश, ये कॉन्सेप्ट है जिसके आधार पर वो हिंदुस्तान को एक्सप्लोर करते हैं कि भारत का निर्माता एक है और हम सब एक हैं, भेद नहीं है। और इसमें वफादारी किसके प्रति होनी चाहिए? वफादारी होनी चाहिए निर्माता के प्रति और राष्ट्र के प्रति। पहले दलित वफादार हुआ करते थे अपने मालिक के, सो मालिक को रिप्लेस किया निर्माता के जरिए, और वफादार को, जो वफादारी मालिक के प्रति हुआ करती थी, उस वफादारी को रिप्लेस किया उन्होंने राष्ट्र के प्रति वफादारी के साथ। तो एक बड़ी चीज आई, राष्ट्र आया, राष्ट्र के प्रति जनता की वफादारी आई। दलित हिंदुस्तान में किसके प्रति वफादार होंगे? दलित हिंदुस्तान में राष्ट्र के प्रति वफादार होंगे। दलितों का एक ही राष्ट्र होगा, ब्राह्मणों का भी एक ही राष्ट्र होगा। हम सब राष्ट्र के निवासी होंगे और हम सब किसके प्रति वफादार होंगे? जाति प्रथा को नष्ट करके सारी जाति के समूह के लोग, सारी जाति के लोग, सभी नागरिक एक ही के प्रति वफादार होंगे, वो होगा राष्ट्र। किसी व्यक्ति के प्रति नहीं, किसी भगवान के प्रति नहीं, किसी राजा के प्रति नहीं, किसी शासन के प्रति नहीं, सिर्फ एक के प्रति वफादार होंगे, वो है देश। और यही वह जगह है जहां से कि नए किस्म का विवेकवाद और नए किस्म का तर्कशास्त्र जन्म लेता है। दलित आलोचना को कायदे से यहां से खोला जाना चाहिए और लिखा जाना चाहिए। यह एक नए किस्म के सामाजिक बोध की शुरुआत भी है। यह एक ऐसा सामाजिक बोध है जिसको कि पुराने फ्रेमवर्क में और पुरानी टर्मिनोलॉजी में आप उसे अर्जित नहीं कर सकते। हम सब लोग जानते हैं कि पुराने जमाने में, यानी ज्योतिबा फुले के पहले का जो समाज है और समाज के साथ साथ जो ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को कभी भी कोई चुनौती नहीं दी गई। पहली बार चुनौती दी गई और वो दी गई नवजागरण में। क्योंकि आधुनिक काल की एक खूबी है। आधुनिक काल की खूबी क्या है? जब आधुनिक काल आया तो उसकी खूबी है कि यहां कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो चुनौतीहीन हो। हर चीज को चुनौती मिलती है।
और ज्योतिबा फुले इस चीज को पहचानते थे, इसलिए वो किसी भी चीज को चुनौतीहीन ढंग से नहीं लेते थे, हर चीज को चुनौती देते थे। यहां तक कि वे इस हद तक गए, यानी ब्राह्मणवाद की जो आलोचना कर रहे हैं वे, हिंदू धर्म की जब वे आलोचना कर रहे हैं, उसे चुनौती दे रहे हैं, जाति प्रथा को व्यवस्था के तौर पर चुनौती दे रहे हैं, तो वो एक रेवोल्यूशन का ककहरा भी गढ़ रहे हैं। वो ककहरा क्या है कि व्यवस्था को भी चुनौती दी जा सकती है। वो जाति प्रथा को एक सामाजिक फिनोमेना के तौर पर नहीं देखते थे, बल्कि जाति प्रथा को एक व्यवस्था के तौर पर देखते थे, और ये व्यवस्था भी चुनौतीहीन नहीं होती। आज के दौर में जो लोग ये सोचते हैं ना कि देश में रहने का मतलब है देश के गुलाम होकर रहना, देश में रहने का मतलब है नियम कायदे जो कि जनता के अनुकूल ना हो तब भी उन्हें मानो, चूंकि सरकार ने कहा है। जी नहीं, अगर ज्योतिबा फुले की परंपरा का स्वाभाविक तौर पर विकास किया जाना है चेतना में, तो उन तमाम चीजों को चुनौती दी जानी चाहिए जो जनता की अनुभूति के अनुकूल नहीं है। उन तमाम नियमों को और कायदों को चुनौती दी जानी चाहिए जो जनता के सामान्य जीवन को असामान्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। उन तमाम चीजों को चुनौती दी जानी चाहिए जनता की जो स्वतंत्र चेतना है उसको नष्ट कर रहे हैं। उन तमाम कानूनों को चुनौती दी जानी चाहिए। और यही वह वजह थी कि ज्योतिबा फुले ने 19वीं शताब्दी में जाति प्रथा के अंदर निहित जो स्वतंत्रता अपहरण की जो चेष्टाएं थी, जो आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क था, उसको भी चुनौती दी। और वही जगह है जहां से कि स्वतंत्रता की चेतना का जन्म होता है। जब ज्योतिबा फुले जाति प्रथा का विरोध कर रहे थे, तो वे जाति प्रथा का ही खाली विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि ये स्वतंत्रता अपहरण की जो चेतनाएं, चेष्टाएं, जो नीतियां और जो कार्यक्रम जाति प्रथा और उसके साथ जुड़े हुए धर्मशास्त्र में निहित थी, उनको भी चुनौती दे रहे थे। और यही वजह कि बंगाल में भी और महाराष्ट्र में भी, दोनों जगह नवजागरण के पुरोधाओं ने स्वतंत्रता की चेतना को बुनियादी आधार बनाया और अपना लक्ष्य बनाया। तो आज अगर मुझे ज्योतिबा फुले को अर्जित करना है, मुझे राजा राममोहन राय को अर्जित करना है, मुझे ईश्वरचंद्र विद्यासागर को अर्जित करना है, तो मुझे स्वतंत्रता की चेतना से प्यार करना सीखना होगा। मुझे स्वतंत्र चिंतन और स्वतंत्र चिंतकों से प्यार करना सीखना होगा। और स्वतंत्र चिंतक और स्वतंत्र चिंतन कौन करते हैं? जो व्यवस्था को चुनौती देते हैं। जाहिर है उनके लिए हमारे यहां व्यवस्था में कानून है, अंग्रेजों के बनाए हुए कानून हैं। जो व्यवस्था को चुनौती देते हैं उनके लिए फांसियां दी गई हैं, उनके लिए राष्ट्रद्रोह और राजद्रोह के मुकदमे लगाए गए और अनंत काल तक उन्हें जेल में रखा गया। आज भी ये चीज है, आज भी ये संकट है। और चुनौती किनके सामने? चुनौती उन्हीं के सामने जो ज्योतिबा फुले की परंपरा में आते हैं, जो नवजागरण की परंपरा में आते हैं। तो ज्योतिबा फुले ने खाली जाति प्रथा का एक प्रथा के तौर पर विरोध नहीं किया था, बल्कि उन्होंने व्यवस्था को चुनौती दी थी। और उन्होंने एक चीज अंडरलाइन की थी, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसे चुनौती न दी जा सके। किस लिए? हमें स्वतंत्रता चाहिए। हम वह कोई चीज मानने के लिए तैयार नहीं है जो स्वतंत्रता के पक्ष में न हो। हम वह कोई चीज मानने के लिए तैयार नहीं है जो हमारी अनुभूतियों के अनुकूल न हो। हम वह कोई चीज मानने के लिए तैयार नहीं है जो न्याय और समानता के बुनियादी आधार को एक्सेप्ट न करती हो। और इस चीज को चाहे राजसत्ता कहे, चाहे न्यायपालिका कहे, चाहे धर्मशास्त्र कहे, चाहे राजा कहे, जो भी कहे, हम मानने को तैयार नहीं है। और ये जो पर्सपेक्टिव था ज्योतिबा फुले का, ये पर्सपेक्टिव ही था जिसने कि उन्हें एकदम क्रांतिकारी बना दिया। हाँ, एक अन्य पहलू है जिस पर के हम लोग ध्यान दें, और ये लास्ट बात होगी। ज्योतिबा फुले ने जब नवजागरण शुरू किया, तो नवजागरण के साथ में जो परिदृश्य अवेलेबल था वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था और खासतौर धर्मशास्त्री व्यवस्था, जो धर्म नीति थी,
उसके आधार पर बड़े पैमाने पर दलितों में, स्त्रियों में, इवन यहां तक कि सवर्णों में भी बड़े पैमाने पर भय और दमन का माहौल था। जाति प्रथा और ब्राह्मणवाद की खूबी यह थी कि उसने भय और दमन के आधार पर अपना वर्चस्व बनाए रखा। तो जाति प्रथा से लड़ने के लिए जरूरी था कि दमन और भय, इन दोनों से मुक्त किया जाए लोगों को। और जो लोग भय के माहौल की सृष्टि करते हैं, धर्मशास्त्रियों में यह था, ऐसा करोगे तो ये होगा और ऐसा नहीं करोगे तो फिर ये होगा, और इसके आधार पर वो भय की सृष्टि करते थे। मसलन इतना दान करोगे तो सीधे स्वर्ग जाओगे, और इतना दान नहीं करोगे तो सीधे नरक जाओगे। ये भय, ये भय के माहौल की सृष्टि, और इस भय के माहौल को तोड़ना सबसे बड़ी चुनौती थी। आज भी बड़ी चुनौती यही है। साधारण लोग आज भी सच बोलने से डरते हैं। तो नए समाज को बनाने के लिए जो जहां से शुरुआत हुई वो ये थी कि जो धर्मशास्त्र था, धर्मशास्त्र ने जिस तरह की नाकेबंदी की थी समाज की, मनुस्मृति ने जिस तरह की नाकेबंदी की थी, मनुस्मृति को व्यवहार में महाराष्ट्र में बाकायदा लागू किया गया। और यही वजह है कि महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर बार बार मनुस्मृति के खिलाफ में आवाज उठती रही है। मनुस्मृति का जिस तरह से पालन महाराष्ट्र में हुआ, वैसा पालन हिंदुस्तान में दूसरे किसी भी राज्य में नहीं हुआ। और समर्थ रामदास आर्किटेक्ट थे उसके, जिन्होंने धर्म नीति बनाई। वो पंडित राव, उसका काम था, जो कि कैबिनेट का मंत्री हुआ करता था मराठा सल्तनत में, उसका काम था कि मनुस्मृति और उसके आधार पर धर्म को कैसे लागू किया जाए। और उसमें भय एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट था। भय और दमन के बिना वो नीति लागू ही नहीं हो सकती थी। जस्टिस तेलंग ने अपने निबंध में दसियों उदाहरण दिए हैं उस नीति के, भय के और आतंक के और दमन के। तो ज्योतिबा फुले ने अपने दृष्टिकोण के लिए किसी भी किस्म के दमन और आतंक और भय को एक्सेप्ट नहीं किया अपने दृष्टिकोण के सामने, और अपने को नतमस्तक नहीं किया। उन्होंने यह बात मानने से इनकार किया कि सबका मालिक भगवान है। उन्होंने इस बात को मानने से इनकार किया कि सबका मालिक राजा है। सबका मतलब दलितों का भी मालिक भगवान है और दलितों का भी मालिक राजा है। उन्होंने साफ कहा कि दलितों का मालिक भगवान नहीं है, दलितों के मालिक ये सवर्ण लोग नहीं है। दलित इनके प्रति अपनी वफादारी नहीं निभाएंगे। उन्होंने दलितों से मांग की कि वे सवर्णों के प्रति, भगवान के प्रति अपना समर्पण और त्याग की भावना को छोड़ दें। दलितों में बहुत गहरा असर था आइडियोलॉजिकली। वे स्वतंत्र रूप से देखें और स्वतंत्र रूप से जिएं और आत्मनिर्भर जीवन जीने की आदत डालें। एक और चीज थी जो कि शुरू हुई थी, जिसको कि ज्योतिबा फुले चुनौती दे रहे थे, वो ये कि ये जो जाति प्रथा थी, इस जाति प्रथा में एक बहुत ही अजीब सी इनबिल्ट प्रॉब्लम है। वो ये है कि ये जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, ये एक दूसरे पर नजर रखते हैं। और उस क्रम में होता यह था कि तुम मुझे देखो और मैं तुम्हें देखूं, तुम मेरे ऊपर नजर रखो, मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखूं।
और यही वह जगह थी जहां से कि नियंत्रण की जरूरत महसूस होती थी, और यही वह जगह थी जहां से कि छूत अछूत की बीमारी शुरू हुई। इसीलिए जाति प्रथा और ब्राह्मणवाद से मुक्त समाज की परिकल्पना ज्योतिबा फुले ने पेश की। अब सवाल यह कि इसको हमने कहां तक अचीव किया। ज्योतिबा फुले का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यह था कि उन्होंने दलितों के और स्त्रियों के शोषण को एक महत्वपूर्ण एजेंडा बनाया, और इस काम में वे काफी हद तक सफल रहे। हिंदुस्तान के सभी विचारधारा के लोग, ज्योतिबा फुले के बाद में जो लोग आए, वो सब लोग ये बात मानने के लिए मजबूर हुए कि भारत में दलितों की और स्त्रियों की बहुत उपेक्षा हुई है, उनके साथ में वैषम्यपूर्ण व्यवहार रहा है, उनका शोषण हुआ और दमन हुआ है, और उनकी मुक्ति के बारे में सोचा जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। ज्योतिबा फुले के पहले, नवजागरण के आने के पहले, कोई भी भारत में यह बात मानने के लिए तैयार नहीं था कि स्त्रियां पिछड़ी हुई हैं, स्त्रियों का शोषण होता है, दलित पिछड़े हुए हैं, दलितों का शोषण होता है, यह कोई चीज मानने के लिए तैयार नहीं था। तो एक शब्द में कहें तो ज्योतिबा फुले अपने इस लक्ष्य में सफल रहे कि वे आम जनता के बीच में इस चीज को स्थापित कर पाए कि अगर आधुनिक भारत का निर्माण करना है, तो आधुनिक भारत का निर्माण करते समय उसे मनुस्मृति, धर्मशास्त्र, इसके आधार पर बनी हुई जो धर्म नीति है, सामाजिक नियंत्रण की नीति है, उस सामाजिक नियंत्रण की नीति से, जाति प्रथा से इस समाज को जब तक मुक्त नहीं करेंगे आप, तब तक आधुनिक भारत का निर्माण नहीं कर सकते। और ये आंदोलन, ज्योतिबा का आंदोलन, इसी अर्थ में आधुनिक भारत की दिशा में एक दूसरा बड़ा कदम था। जिस तरह से पहला कदम था जो राजा राममोहन राय ने उठाया, और दूसरा बड़ा कदम था जो कि ज्योतिबा फुले ने उठाया। और यही वह चीज थी जिसने आधुनिक भारत को, एक ऐसे भारत को जो कि सेक्युलर, जाति प्रथा रहित, समानता के दृष्टिकोण के आधार पर भारत, इस भारत की परिकल्पना को आम लोगों में जनप्रियता दिलाई। और ये मेरी दृष्टि में सबसे बड़ी उपलब्धि है। फिलहाल इतना ही। शुक्रिया प्रोफेसर आपका बहुत। और आपके जो कमेंट्स, जो प्रतिक्रियाएं और जो रिएक्शंस आए हैं, जाहिर सी बात है कि चूंकि हमारी ये रिवायत है और ये तय है पहले से कि हम जो है आपकी वो प्रतिक्रियाएं जो है वो हम गुरुवार को, थर्सडे को अपने एपिसोड में वो लेते हैं। तो बहुत सारे जो है वो कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे जो है वो क्वेश्चंस भी आए हैं, कुछ लोगों ने किसी चीज़ पर असहमति भी जताई है। और मैं जो है आप सबको ये आश्वस्त करता हूँ, क्योंकि हम बिल्कुल इसको जो है वो डेमोक्रेटिक एक प्लेटफॉर्म बनाने, और ख़ास तौर पे ये शो जो है यहाँ पे लगातार आपकी ही नहीं, मैं अपनी अपनी जो है वो प्रतिक्रिया भी देता हूँ तमाम बार शो में, अपनी असहमति भी जताता हूँ। और हम चाहते हैं कि एक विमर्श का मंच बने, क्योंकि नवजागरण का दरअसल अर्थ ही ये है कि हम खुल के, जो बात अभी प्रोफेसर ज्योतिबा के बारे में कह रहे थे कि उन्होंने खुल के बात कहनी शुरू की, तो हम लोग जो है इसको जाहिर सी बात है, ये सारे सवाल आपके हम लोग थर्सडे वाले अपने एपिसोड में वो लेंगे, और हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि थर्सडे जो है संभवतः ये मेरे ख्याल से शायद अंतिम एपिसोड जो है वो इस सीरीज का, इस चैप्टर का होगा बेसिकली, जिसको जो ज्योतिबा फुले की हम बात कर रहे हैं। और उसके बाद हम उसके आगे बढ़ेंगे और तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। तो आप लोग चाहे तो अपने सवाल, तर्क, असहमति, प्रतिक्रिया हमको लिख के भेज सकते हैं। हमारी स्क्रीन पे हमारी ईमेल आईडी है mediavigilindia@gmail.com, और या फिर हमारे फेसबुक पेज पे जहां आप इसको देख रहे हैं वहां पे भी आप इनबॉक्स में अपने सवाल या रिएक्शंस हमको भेज सकते हैं। और मैं अभी जब सुन रहा था इन सारी चीज़ों को, एक अहम ज़रूरत क्या है हमारे समाज की, हमको ये भी समझना पड़ेगा कि हो सकता है एक व्यक्ति
दूसरे व्यक्ति से अलग सोचता हूँ। हो सकता है जिस बात में मैं यकीन रखता हूँ उसमें प्रोफेसर साहब ना रखते हो, जिसमें वो यकीन रखते हैं उसमें मैं ना रखता हूँ, पर अंततः ये सारे विचारों को एक साथ लाना, और अंग्रेजी की कहावत है अग्री टू डिसअग्री, यानी कि असहमत होते हुए भी सम्मान करना, जैसा कि फ्रांसीसी क्रांति जो थी, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसके जो प्रेरणा स्रोतों में से एक जो विचारक और लेखक थे वॉल्टेयर, वो कहते हैं कि हो सकता है कि आपकी राय के मैं खिलाफ हूँ, पर मैं अपने प्राण देकर भी आपके अपनी बात कहने के अधिकार के साथ खड़ा होऊंगा। तो हम भी ये वादा जो है वो करते हैं कि आपकी बात कहने के अधिकार के हम साथ खड़े हैं, और क्योंकि दरअसल ये एक महत्वपूर्ण मूल्य है जो भारत के संविधान और जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसमें जब आपके मौलिक अधिकार भी रचे गए तो इसको दिमाग में रख के, जहन में रख के ही रचे गए थे। पर सबसे ज़्यादा जो लोप हुआ है, सबसे ज़्यादा नुकसान जो पिछले 5-6 साल में हुआ है वो इसी एक मूल्य का हुआ है कि दरअसल आपके अपनी बात कहने के अधिकार का प्राण देकर भी समर्थन करने या उसके साथ खड़े रहने के मूल्य को हमने बदल दिया है। आपके अपनी बात कहने पे आपके प्राण ले लेने तक की स्थिति में चले जाने में हमने उसको बदल दिया है। तो हमारी कोशिश है कि डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म के तौर पे हम बने रहें, आप अपनी बात कहें, अपनी प्रतिक्रिया, अपने सवाल, असहमति भेजें। एक बार फिर से ईमेल आईडी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप लिख सकते हैं इसको। उसके अलावा आपकी स्क्रीन पे नीचे एक जो है मैसेज चल रहा है, हमारा स्पॉन्सर जो है ना तो कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ना ही कोई कॉरपोरेट है, कभी होगा भी नहीं। तो हमारी अगर आप आर्थिक मदद करना चाहें जिससे कि जो लोग मिशनरी तौर पे अभी काम कर रहे हैं हमारी टीम में, उनको हम कुछ सैलरीज भी दे पाए और हम अपनी टीम को और बड़ा कर पाए और बेहतर शोज आपके ला पाए, तो आप हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे लिंक दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी लिंक होगा। और प्रोफेसर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थर्सडे वाले एपिसोड में, यानी कि इस हफ्ते हमारे निश्चित जी निश्चित सारे सवाल लेंगे उनके जी 12वें। और एक चीज और, जैसा कि आपने कहा ना लोगों से जी कि वो हमारा ज्योतिबा फुले पर लास्ट एपिसोड होगा जी, हमारे उसके बाद के चारों एपिसोड जो है वो अम्बेडकर पर होंगे, तो इसलिए बहुत ना हो। हाँ, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी जी, नहीं। मुश्किल क्या है कि वो ओवरलैपिंग हो रही है चीजों में, जी तो लोगों को धैर्य से काम लें, ज्योतिबा फुले पर ही केंद्रित करें, जी। फिर हम लोग अम्बेडकर पे बात करेंगे आराम से। तो ये तो अपने आप में एक खुशखबरी है, हाँ, क्योंकि पूरा जो दलित आंदोलन है उसके पोस्टर बॉय भी हैं अगर हम कहें तो अम्बेडकर, एक तरह बिल्कुल से, बिल्कुल जाहिर सी बात है। बिल्कुल तो बिल्कुल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में हम बात करेंगे मराठी नवजागरण से। और बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि एक छलांग हमने लगाई थी बंगाल से महाराष्ट्र की ओर, और एक 100 साल की छलांग हम और लगाने वाले हैं ज्योतिबा फुले से बाबा साहेब अम्बेडकर की तरफ, और बहुत दिलचस्प भी होगा। तो थर्सडे को हमारा 12वां एपिसोड होगा। इसके हिसाब से हमने तकरीबन हमने 4 एपिसोड जो है वो अपने हर चैप्टर में, इसको अगर हम एक डिजिटल किताब माने तो कर लिए हैं। तो आप लोगों से गुरुवार को, थर्सडे को मिला जाएगा। आप लोगों के सवाल इस एपिसोड तक के लिए जाएंगे, आपके ईमेल से जो सवाल आएंगे वो हम लेंगे। कोशिश करें कि हमको ईमेल पे सवाल भेज दें पहले से, जिससे कि हमारे शो की ड्यूरेशन जो है वो सेट हो पाए और आपके सवाल को हम आसानी से आपके नाम के साथ और स्क्रीन पे ग्राफिक्स या टेक्स्ट के फॉर्म में कम से कम दिखा पाए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया आपका। आप सब लोग जिन्होंने इसको देखा उनका शुक्रिया, जो लोग इसको शेयर करते हैं और लोगों तक पहुँचाते हैं उनका शुक्रिया, और 3 मैजिकल वर्ड्स लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, इसके साथ हम लोग आप सबसे फिलहाल जो है विदा लेते हैं। और हाँ, रात को 8 बजे हमारा, आज मंडे है, सोमवार है, और हमारा एक स्पेशल शो होता है यंग नेशन, जिसमें नौजवान भारत जो है, जो कला के साथ प्रयोग कर रहा है अलग अलग तरह के, अब उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। तो आज रात को 8 बजे हमारे साथ फैज़ अहमद फैज़ से लेकर पंजाबी फोक, हिंदी फोक, उसके ज़रिए चेतना के गीत तैयार करने वाले, नौजवानों को जगाने वाले, तमाम अलग अलग मुद्दों पे म्यूज़िक तैयार करने वाले एक बैंड, जिसमें 3 बहुत कमाल के मेंबर हैं, जिसमें से एक की स्क्रीन प्ले वाली फिल्म को नेशनल अवार्ड मिल चुका है, अगर आप लोगों ने देखी हो तो। हामिद के पटकथा लेखक, वो भी उस बैंड के मेंबर है। रविंद्र रंधावा साथ होंगे। अनारकली ऑफ आरा समेत तमाम फिल्मों की म्यूजिक देने वाले रोहित शर्मा उस टीम में है, स्वांग की टीम में है। तो स्वांग जो बैंड है, और पंकज बद्रा, जिनकी आवाज़ भी कमाल की है और बहुत कमाल के म्यूजिशियन है, पंकज बद्रा भी होंगे। तो ये तीनों स्वांग बैंड जो है
वो आएगा, हम लोग बात करेंगे फैज अहमद फैज से लेकर कंटेम्प्रेरी वो जो लिख रहे हैं और गा रहे हैं, बना रहे हैं, उसके बारे में यंग नेशन में। एक बार फिर से प्रोफेसर साहब और आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।